बेटा भावना एंजल से पता है ना, अब सैटरडे को भी क्लासेस है बेटा। ओके मैम। ये बेटा मैम हर सैटरडे को? हाँ, हर सैटरडे को रेगुलरली क्लासेस है बेटा। मैम कॉलेज कब खुलेंगे? कॉलेज बेटा कह नहीं सकते, जब बुलाएंगे जब आ जाएंगे। वैसे फर्स्ट वीक ऑफ फेब में या सेकंड वीक ऑफ फेब, सेकंड वीक ऑफ फरवरी में खुल सकते हैं बेटा। फिर हो सकता है जैसे अंतिम वर्ष की क्लासेस लगे, हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी को बुला ले, लेकिन आप लोग तो थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में, तो बुला सकते हैं सेकंड वीक ऑफ फरवरी में या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। देखते हैं बेटा, अभी तो कुछ ऐसा नोटिस तो आया नहीं है। मैम यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स भरने लग गए क्या फाइनल ईयर के? ये बेटा मुझे कंफर्म नहीं है, तो पूछ लेना फॉर्म में, या एडमिशन कमेटी में है ना, उनसे ही पूछना है। जैसे कौन है ये, एकता जी वगैरह से पूछ लेना साइंस में। ओके मैम। आप लोगों ने फिलअप किया ना अभी? नो मैम। बेटा अभी अपना तो हो जाएगा, थर्ड पेपर चल रहा है तो फेब में ही हो जाएगा ये तो, है ना। तो आपका अभी केमिस्ट्री का तो लेट हुआ था। जूलॉजी में कौन सा पेपर चल रहा है? मैम कोऑर्डिनेट चल रहे हैं जूलॉजी में। पता नहीं, तीसरा पेपर चल रहा है, सेकंड पेपर ही चल रहा है अभी? तो बेटा बॉटनी की प्रैक्टिकल फाइल बना ली भावना जैसी जितनी बताई थी उतनी तो? यस मैम उतनी तो बना ली, और है ना जूलॉजी में भी ना मैम बीच बीच में से भी करवा रही हैं। जूलॉजी में बीच बीच में से मतलब प्रैक्टिकल में? यस मैम प्रैक्टिकल की जूलॉजी की फाइल तो कंप्लीट हो गई, तो बॉटनी की कर रहे हैं। अच्छी बात है बेटा। और बॉटनी की भी कर लो, बॉटनी की भी बना ली होगी ना आप, मैं और भेज दूंगी आपको बॉटनी के। ओके मैम। रेखा चौधरी भी आ गई, लवली राज हिंगोनिया, और पिंकी चौधरी, पिंका चौधरी, प्रियंका चौधरी, लवली राज, रेखा चौधरी, इंदिरा चौधरी, इंदिरा चौधरी, निधि, प्रियंका चौधरी। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आ गई गुंजन भी आ गई, सीमा चौधरी, इंदिरा चौधरी, निधि, गुंजन, लवली राज, पिंकी चौधरी, भावना चलसी, रेखा चौधरी, प्रियंका चौधरी। गुंजन भी आ गई अभी। पायल राजे आ गई, गुंजन, पायल राजे, सीमा चौधरी।
निकिता शर्मा। हाँ बेटा लगा देंगे। पहल राजे रति छिपा की प्रेजेंट लगा देंगे बेटा। दर्शिता राणा आ गई। मोनिका मीना। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। बेटा अपन कर रहे हैं आज डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट, मतलब आवृत बीजों में आवास में विविधता कैसे पाई जाती है। तो आवृत बीजी पौधे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स अपनी आवासीय प्रवृत्ति में पर्याप्त विविधता प्रदर्शित करते हैं। तो अपन देखते हैं विभिन्न पौधों के आवासीय स्थानों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहले तो आवास किसे कहते हैं कि किसी भी सजीव इकाई के प्राकृतिक प्रवेश या घर को आवास कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। तो विभिन्न पौधों के आवासीय स्थानों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, मतलब the habitats can be divided into two categories, aquatic habitat as well as terrestrial habitat, जलीय आवास व स्थलीय आवास। तो अपन बात करते हैं जलीय आवास की, मतलब एक्वेटिक हैबिटेट की। तो समुद्र एवं महासागर, तालाब, खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, पोखर, कुंड, नाले, नहरें एवं नदियां विभिन्न प्रकार के जलीय आवास के उदाहरण हैं। मतलब जो महासागर हैं, समुद्र हैं, तालाब हैं, खारे पानी की झीलें हैं, सलाइन लेक्स हैं, मीठे पानी की झीलें हैं, पोखर हैं, कुंड हैं, ये सब क्या हैं? These are the examples of aquatic habitats. इनमें से समुद्र एवं महासागरों मैराइन हैबिटेट में केवल एक आवृत बीजी पादप जोस्टेरा पाया जाता है। मतलब मैराइन हैबिटेट में केवल एक ही एंजियोस्पर्मिक प्लांट पाया जाता है, और जो मैराइन हैबिटेट में जो एंजियोस्पर्म पाया जाता है, जो आवृत बीजी पादप पाया जाता है, वो है जोस्टेरा। तो विभिन्न प्रकार के लवण रहित जलीय आवासों फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में पाए जाने वाले प्रमुख आवृत बीजी सदस्यों में हाइड्रिला, पोटामोजिटोन, निम्फिया, ट्रापा एवं नीलंबो हैं। मतलब हाइड्रिला, पोटामोजिटोन, nymphaea, trapa and nilambo are found in fresh water habitats. ठीक है, मतलब ये सब जलीय आवासों में, लवण रहित जलीय आवासों में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मिलते हैं,
उनका उदाहरण है हाइड्रिला, पोटामोजिटॉन, निलंबू, निम्फिया आदि। तो अनेक जलीय पौधे हाइड्रोफाइट्स जैसे वोल्फिया व सिरेटोफाइलम में जड़ें अनुपस्थित होती हैं। मतलब बेटा इन वोल्फिया एंड सिरेटोफिलम द रूट्स आर एब्सेंट बिकॉज दीज आर द हाइड्रोफाइट्स। तो समुद्र तटीय दलदलों में मैंग्रोव प्लांट्स जैसे कि राइजोफोरा, सालसोला एवं एविसीनिया इत्यादि लवणोद्भिद प्रजातियां सम्मिलित की जा सकती हैं। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ हेलोफाइट्स? Good morning, beta. What are the examples of halophytes? Halophytes examples are Salsola, Avicennia, Rhizophora. Whereas Rhizophora is a mangrove plant. तो विभिन्न प्रकार के जलीय आवृतबीजी पौधे पाए जाते हैं। इस प्रकार जलीय आवासों में विभिन्न प्रकार के जलीय आवृतबीजी पौधे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, स्थलीय आवास। तो स्थलीय आवासों में पाए जाने वाले आवृतबीजों को भी हम दो उपश्रेणियों में बांट सकते हैं। मतलब द angiospermic plants which are found in the terrestrial habitats can also be divided into two categories. First of all, I will talk about the mesophyites. Mesophyites क्या होते हैं? मध्योद्भिद या समोद्भिद। और सेकंड है जीरोफाइट्स, मतलब मरुद्भिद। मतलब mesophyites जल की सामान्य उपलब्धता वाले स्थानों में पाए जाते हैं। मतलब जो मध्योद्भिद हैं, मीजोफाइट्स हैं, वो जल की सामान्य उपलब्धता वाले स्थानों में पाए जाते हैं, जैसे कि आम, मैंगो। अब जीरोफाइट्स क्या पाए जाते हैं? जीरोफाइट्स आर फाउंड इन द ड्राई हैबिटाट्स। जीरोफाइट्स जो शुष्क आवासों एवं मरुभूमि डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। तो कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स का पादप शरीर जल एवं म्यूसिलेज संग्रहण करने में सक्षम होता है। ऐसे पौधों को सक्यूलेंट्स कहते हैं, मरुद्भिदीय पादप कहते हैं। What are the examples of succulents? मतलब ओपनशिया, नागफनी and euphorbia are some of the examples of the succulents. मतलब नागफनी, ओपनशिया एवं घोटा, थोड़, यूफोर्बिया कुछ अन्य मरुद्भिदीय पौधों में विशेष प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इनको जानवरों द्वारा चराई से सुरक्षा प्राप्त होती है एवं इनके द्वारा ट्रांसपिरेशन रेट में भी गिरावट आ जाती है। जैसे कि अपन बात करते हैं अकेशिया मिलेनोजाइलॉन, ऑस्ट्रेलियन बबूल में फिलोक्लेड, ऑस्ट्रेलियन बबूल, अकेशिया मिलेनोजाइलॉन। क्या बेटा किसकी आवाज आ रही है? मैम चंदा शर्मा बोल रही हूँ, कहाँ पढ़ा रहे हो? बेटा अभी फ्रेश वाटर हैबिटाट चल रहा है, यूनिट फर्स्ट है, ठीक है? ओके मैम, ठीक है ना बेटा? ऑस्ट्रेलियन बबूल अकेशिया मिलेनोजाइलॉन में पर्णाव स्तंभ मतलब फिलोड का रूपांतरण व जवासा को कहेंगे एल हागी में शूलों, थॉर्न्स की बेर जिजिपस तथा बबूल अकेशिया में कंटकों की एवं लेंटाना में कंटिकाओं की उपस्थिति इस प्रकार के मॉडिफिकेशंस के उपयुक्त उदाहरण हैं। मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ, कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें की विशेष प्रकार के मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं। और ये रूपांतरण क्यों पाए जाते हैं? जिससे कि ट्रांसपिरेशन रेट में गिरावट आती है। और कौन कौन से रूपांतरण हैं जो कि जीरोफिटिक प्लांट से मिलते हैं? जैसे बेटा ऑस्ट्रेलियन बबूल है, अकेशिया मिलेनोजाइलॉन में
अकेशिया मिलेनोजाइलोन में फिलोड पाया जाता है, फिलोड का रूपांतरण है। इसी प्रकार जिजिपस, बेर एवं बबूल अकेशिया में स्पाइंस पाए जाते हैं, कंटक पाए जाते हैं। इसी प्रकार लेंटेना में, लेंटेना माने बड़वीना में कंटिकाओं की उपस्थिति का पाया जाता है। मतलब इन लेंटेना prickles are present and these prickles, spines and phyllodes are some of the modifications which are found in the xerophytic plants. ठीक है, समोद्भिद या मध्योद्भिद मीजोफाइट्स पादप क्योंकि जल की पर्याप्त उपलब्धता वाले आवासों में रहते हैं, अतः इनमें सघन वृद्धि होती है। मध्योद्भिद मतलब मीजोफाइट्स मध्योद्भिद पादप वनों फॉरेस्ट या घास के मैदानों में पाए जाते हैं। मतलब मीजोफाइट्स आर फाउंड इन द ग्रासलैंड्स और इन फॉरेस्ट एंड दे शो डेंस ग्रोथ। ये मीजोफाइट्स सघन वन भी कई प्रकार के होते हैं। क्या बताया? जो मध्योद्भिद पादप हैं बेटा, पादप हैं, वनों में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, घास के मैदानों में पाए जाते हैं। और ये डेंस फॉरेस्ट सघन वन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट जहां विभिन्न पौधों में पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता, या डेसिडुअस फॉरेस्ट जहां उगने वाले वृक्षों में पतझड़ का कोई निश्चित मौसम होता है। तो इस प्रकार क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी जंगलों को अलग अलग वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे उष्णकटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द फॉरेस्ट? तो फॉरेस्ट की कैटेगरीज कौन कौन सी है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट व टेम्परेट फॉरेस्ट। तो ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाने वाली आवृत बीजी वनस्पति, एंजियोस्पर्मिक वेजिटेशन, जो कि को अल्पाइन वेजिटेशन कहते हैं। ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाने वाली एंजियोस्पर्मिक वेजिटेशन को अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। अधिक ऊंचाई वाले इन स्थानों या पर्वतीय श्रृंखलाओं पर जहां वृक्ष नहीं पाए जाते हैं उसे टिम्बरलाइन कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्राय इक्वेटोरियल रीजन्स, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों एवं इसके आसपास बहुतायत से पाए जाते हैं। तो अब अपन बात करते हैं किसकी? मृदा की विशेषता एवं जल की उपलब्धता। मृदा की विशेषता एवं जल की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न प्रकार के पौधों को कुछ वर्गों में बांटा गया है। पहला है बेटा अम्लोद्भिद, ऑक्साइलोफाइट्स। दूसरा है बालुकोद्भिद, सेमोफाइट्स या सामोफाइट्स। तीसरा है लवणोद्भिद, हेलोफाइट्स। शैलोद्भिद, लिथोफाइट्स। शीतोद्भिद, जिसको कहते हैं साइक्रोफाइट्स। एक है कैस्मोफाइट्स। तो ऑक्साइलोफाइट्स क्या होते हैं, अम्लोद्भिद क्या होते हैं? तो ये पौधे अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं। जो प्लांट्स अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं, अम्लीय सॉइल में पाए जाते हैं, उन्हें अम्लोद्भिद कहते हैं। और जिसकी पीएच, अम्लीय मृदा की पीएच 7 से कम होती है, प्राय 4 या 5 पीएच होती है। इस प्रकार की मृदा मतलब अम्लीय मृदा में कैल्शियम का अभाव पाया जाता है। मतलब ऑक्साइलोफाइट्स आर फाउंड इन द alkaline soil. Oxalophytes are found in the alkaline soil and the pH of the soil is less than 7. The pH is 4 to 5 and the alkaline soil has deficiency of calcium. तो अम्लोद्भिद पौधे अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं और इस सॉइल में
कैल्शियम का अभाव पाया जाता है, जैसे कि रोडोडेंड्रॉन, बिच्छू बूटी, अर्टिका, बिच्छू बूटी को क्या कहेंगे, अर्टिका, एवं रियोमैक्स। ठीक है, अब बालुकोद्भिद किसे कहते हैं, सामोफाइट्स। तो इस प्रकार के पौधे मरुस्थलीय बालुई मिट्टी में पाए जाते हैं और इनके एग्जाम्पल हैं, सैमोफाइट्स के एग्जाम्पल क्या हैं, लेप्टाडीनिया, मोल्यूगो एवं कैलिगोनम। कैलिगोनम, लेप्टाडीनिया एंड मोल्यूगो आर द सैमोफाइट्स। अब लेते हैं हेलोफाइट्स किसे कहते हैं, लवणोद्भिद किसे कहते हैं। तो ये पादप या वो पादप जो खारे पानी की झीलों, समुद्री जल या लवण युक्त मृदा में पाए जाते हैं, लवणोद्भिद कहलाते हैं। मतलब वह प्लांट्स, वह पादप जो खारे पानी, सलाइन वाटर, खारे पानी की झीलों, समुद्री जल या लवण युक्त मृदा में पाए जाते हैं, हेलोफाइट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हेलोफाइट्स आर, इसके उदाहरण क्या हैं, सालसोला, स्यूडा एंड टेमेरिक्स एंड टेमेरिस, टेमेरिक्स। इसके अतिरिक्त कुछ लवणोद्भिद पादप, कुछ हेलोफाइट्स समुद्री किनारे के पास दलदली स्थानों में पाए जाते हैं। ऐसे पौधों को मैंग्रोव प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि राइजोफोरा। इसी प्रकार बात करते हैं शैलोद्भिद, लिथोफाइट्स। तो इस श्रेणी के पौधे अनावृत चट्टानों, शिलाखंडों या पथरीली भूमि पर पाए जाते हैं, जैसे कि बेटा एग्जाम्पल है बारलेरिया। बारलेरिया इज ए लिथोफाइट एवं थोर, थोर को क्या बोलते हैं, यूफोर्बिया नेरिफोलिया। अब है शीतोद्भिद, साइक्रोफाइट्स। तो साइक्रोफाइट्स किसे कहते हैं, ये पादप निम्न तापक्रम वाले स्थानों जैसे पहाड़ों की बर्फीली चोटियों एवं एल्पाइन प्रदेशों में पाए जाते हैं। मतलब साइक्रोफाइट्स आर फाउंड in the alpine regions and these are found on the mountain peaks covered by snow. शीतोद्भिद का उदाहरण है थैलेक्ट्रम। ठीक है, अब बात करते हैं कैस्मोफाइट्स, मतलब चट्टानों की दरारों में पाए जाने वाले पादप। तो इन पौधों की उपयुक्त वृद्धि के लिए चट्टानों की दरारों में मौजूद अल्प मात्रा में मृदा ही पर्याप्त रहती है, जैसे एग्जाम्पल है एकाइरेंथस। एंड अब बात करते हैं अधिपादप। व्हाट आर द एपिफाइट्स, अधिपादप किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के पौधे दूसरे पादप शरीरों पर अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब ऐसे पौधे जो दूसरे पादप शरीरों पर अपना जीवन यापन करते हैं वो एपिफाइट्स कहलाते हैं, लेकिन ये अधिपादप स्वपोषी होते हैं। एपिफाइट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। उन पौधों में जल, खनिज या भोज्य पदार्थों का अवशोषण नहीं करते हैं। मतलब इस प्रकार के पौधे अधिपादप दूसरे पादप शरीर पर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन स्वपोषी होते हैं और उन पौधों से जल, खनिज या भोज्य पदार्थों का अवशोषण नहीं करते हैं। इसी कारण इनको स्थल परजीवी भी कहा जाता है। मतलब these epiphytes are also called as space parasites, जैसे कि ऑर्किड्स, अधिपादपीय ऑर्किड्स में हाइग्रोस्कोपिक रूट्स पाई जाती हैं। मतलब ऑर्किड्स में क्या पाई जाती है बेटा, आर्द्रताग्राही जड़ें पाई जाती हैं, जिसके बाह्य वलकुटीय क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की ऊतक परत विलामेन या वेलामेन मौजूद होती है। मतलब in the majority of the orchids hygroscopic roots are found and in the outer cortical region of the roots of the orchids a special tissue called as velamen is present. इसके द्वारा मतलब वेलामेन के द्वारा जड़ें वातावरण से नमी का अवशोषण कर
अपनी जल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। अब बात करते हैं सेप्रोफाइट्स, मृतोपजीवी पादप। तो कुछ पौधे जैसे कि मोनोट्रोपा, इंडियन पाइप प्लांट अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अब अपन देखेंगे परजीवी पादप, व्हाट आर पैरासाइट्स। ये आवृत बीजी पादप अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। मतलब the angiospermic plants which depend on the other plants for their nutrition are called as parasites. And परजीवी पादप का एग्जाम्पल है अमरबेल। अमरबेल को क्या कहते हैं? कस्क्यूटा। तो अमरबेल क्या है? परजीवी पादप है। इसी प्रकार औरोबेंकी इत्यादि। अब है कीट भक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इस श्रेणी के पौधे मतलब कीट भक्षी पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में पाए जाते हैं। मतलब insectivorous plants are autotrophic in nature and these are found in the soil having the deficiency of nitrogen. अतः अपने पोषण के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए ये कीट भक्षी पादप अपनी विशेष रूपांतरित पादप संरचनाओं की सहायता से सूक्ष्म कीड़ों को पकड़कर इनका पाचन कर लेते हैं। जैसे कि कीट भक्षी पौधे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इनका एग्जाम्पल है नेपेंथस। क्या है? नेपेंथस, जिसको कि घट पर्णी भी बोलते हैं, ड्रोसेरा, ब्लैडर वर्ड एंड यूट्रिक्युलेरिया। तो यूट्रिक्युलेरिया, ब्लैडर वर्ड, नेपेंथस are the examples of the insectivorous plants. अब अपन देखेंगे डाइवर्सिटी इन हैबिट। हैबिट पहले देखिए, डाइवर्सिटी इन हैबिटाट। तो पादप स्वभाव में विविधता कैसे पाई जाती है? तो आवृत बीजी पौधों की बाह्य आकारिकी एवं प्रारूप बहुत कुछ उनके तने पर निर्भर करती है। तने का छोटा या बड़ा होना, उसका कोमल या कठोर होना, शाखा विहीन या शाखा युक्त होना पौधे की प्रकृति को निर्धारित करता है। इनकी प्रकृति अथवा स्वभाव के आधार पर आवृत बीजी पौधों को विभिन्न प्रकार से विभेदित किया जा सकता है। आज से हजारों वर्ष पूर्व एक ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने विभिन्न पौधों का क्लासिफिकेशन तने के आधार पर किया था। तो थियोफ्रेस्टस क्लासिफाइड द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेम। तो क्या क्या क्लासिफिकेशन था? एक तो है हर्ब का मतलब शाख, दूसरा इन्होंने बताया शुभ या झाड़ियां, श्रब्स, तीसरा है वृक्ष का मतलब ट्रीज। ठीक है, तो शाख की बात करते हैं अपन। हर्ब शाख कैसे हैं? छोटे, कोमल एवं अकाष्ठीय पौधे होते हैं। मतलब हर्ब्स आर स्मॉल डेलिकेट नॉन वुडी प्लांट्स जो भूमि की सतह के ऊपर इनके कोई स्थायी भाग नहीं पाए जाते हैं। मतलब भूमि की सतह के ऊपर शाख के इनके कोई स्थायी भाग persistent parts नहीं पाए जाते हैं और शाख की अधिकतम ऊंचाई 1 मीटर तक हो सकती है, 3.25 फीट तक हो सकती है। मतलब ऐसे शाखीय पौधे 1 वर्षीय होते हैं। मतलब the herbaceous plants may be annuals, for example Brassica campestris। मतलब शाखीय पौधे जो कि 1 वर्षीय हैं, उनका एग्जाम्पल है सरसों, ब्रासिका कैम्पेस्टिस। और शाखीय पादप हर्बेशियस प्लांट्स द्विवर्षीय भी होते हैं, बाइनियल्स भी होते हैं, जिनका एग्जाम्पल है चुकंदर, बीटा वल्गरिस। इसी प्रकार हर्बेशियस प्लांट्स शाखीय पादप बहुवर्षीय भी होते हैं। तो हर्बेशियस प्लांट्स में भी पेरिनियल्स
जैसे कि देवकेल, कैना इंडिका। तो बहुवर्षीय शाकीय पौधों में रूपांतरित तने के रूप में भूमिगत प्रकंद पाया जाता है, जिसके द्वारा प्रति वर्ष नई वायवीय प्ररोह शाखाएं प्ररोह शाखाएं उत्पन्न होती हैं। अनेक वनस्पति शास्त्रों, बेटा आपकी आवाज आ रही है? अनेक वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार केले के पौधों को भी बहुवर्षीय शाख के तौर पर निरूपित किया गया है। मतलब केले के पौधे, बनाना के पौधे को भी बहुवर्षीय पेरिनियल हर्ब के तौर पर दर्शाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं शुभ या झाड़ियां, श्रब्स के बारे में। तो यह कम ऊंचाई के होते हैं, 1 से 4 मीटर होते हैं। मतलब श्रब्स कैसी होती हैं? कम ऊंचाई की होती हैं, काष्ठीय पौधे होते हैं। इनमें वुडी प्लांट्स इंक्लूड किए गए हैं। मतलब श्रब्स आर द वुडी प्लांट्स कैसे हैं? काष्ठीय पौधे हैं। इनका शाखन आधारीय भाग या इसके पास से होता है। और शुभ या झाड़ियों में, झाड़ियों की कोई निश्चित मुख्य तना नहीं पाया जाता। मतलब झाड़ियों में, शुभ में, श्रब्स में कोई मेन ट्रंक, मुख्य तना नहीं पाया जाता। जैसे कि गुलाब, जैसे कि रोज में शुभ मुख्यतया बहुवर्षीय पादप होते हैं। मतलब श्रब्स आर पेरिनियल इन नेचर, जैसे कि झाड़ी बेर, क्या बोलेंगे? झाड़ी बेर। जिजीपस का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं ट्रीज का मतलब है वृक्ष का। तो ऐसे काष्ठीय बहुवर्षीय पौधे जिनकी ऊंचाई अधिक हो, 4 मीटर से अधिक हो, तथा जिनमें एक मुख्य तना उपस्थित हो, उनको ट्रीज की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब ट्रीज क्या होते हैं? These are the woody perennial plants, and these trees have a main trunk and their length, जिनकी height, and the height of the trees is more than 4 meters. तो trees क्या होते हैं? काष्ठीय बहुवर्षीय पादप हैं, और इन वृक्षों की ऊंचाई 4 मीटर से अधिक होती है, और इनमें एक मुख्य तना भी पाया जाता है। जैसे कि नीम का वृक्ष तो मेलिया एजेडिरेक्टा, नीम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष फाइकस रेलिजियोसा। अब वृक्ष भी निम्न प्रकार के होते हैं। मतलब एक्सकरेंट और मोनोपोडियल, एक एकल शाखी या बहिवर्धी, युग्म शाखी या बहुशाखी, अशाखित या शाखा विहीन। तो अपन बात करते हैं एक्सकरेंट और मोनोपोडियल। एक एकल शाखी या बहिवर्धी, जब वृक्ष के तने की वृद्धि सीधी होती है एवं इसकी शाखाएं एक्रोपीटल, अग्राभिसारी या असीमाक्षी रेसिमोस क्रम में व्यवस्थित होती हैं, तो ऐसा वृक्ष सममित विन्यास, सिमेट्रिकल मैनर में बढ़ता है एवं इसका प्रारूप, इसका बाह्य प्रारूप कोनिकल हो जाता है, शंकुरूपी हो जाता है, जैसे अशोक, पॉलीएल्थिया लॉन्जिफोलिया। दूसरी बात करते हैं युग्म शाखी या बहुशाखी, डेलिक्वेसेंट और सिम्पोडियल। तो ऐसे वृक्ष का तना कुछ समय तक तो सीधा बढ़ता है। मतलब कुछ समय तक तो तना सीधा बढ़ता है, फिर इसके बाद मुख्य तने से कई शाखाएं उत्पन्न होती हैं, और इन मुख्य शाखाओं से भी छोटी छोटी शाखाएं पैदा हो जाती हैं। मतलब डेलिक्वेसेंट और सिम्पोडियल किसको कहेंगे? युग्म शाखी या बहुशाखी। तो मतलब ऐसे वृक्ष जिनका तना कुछ समय तक तो बेटा सीधा बढ़ता है, स्ट्रेट इसकी ग्रोथ होती है, उसके बाद इस तने से
कुछ शाखाएं उत्पन्न होती हैं, फिर इन मुख्य शाखाओं से छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस शाखाएं पैदा हो जाती हैं। अतः इस प्रक्रिया में वृक्ष का बाह्य प्रारूप गुंबद के समान हो जाता है, डोम के समान हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बरगद, फाइकस बेंगालेंसिस। अब बात करते हैं कॉडेक्स की। अशाखित या शाखाविहीन, तो इस प्रकार के वृक्षों में तना खंबे पिलर के समान सीधा बढ़ता है तथा इससे कोई शाखा उत्पन्न नहीं होती। मतलब कॉडेक्स में अशाखित है क्योंकि इसका नाम, तो तना खंबे के समान सीधा बढ़ता जाता है और कोई भी शाखा इस तरह से विकसित नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती। तो इस प्रकार के तने को कॉडेक्स मतलब पुच्छकी या अशाखित अनब्रांच्ड कहते हैं। इस प्रकार के वृक्षों में अशाखित खंबे जैसे तने के शीर्ष पर पत्तियों का एक सघन समूह पाया जाता है या किरीट, क्राउन ऑफ लीव्स पाया जाता है। इसमें प्रतिवर्ष निश्चित समय पर पत्तियों का एक चक्र विकसित होता है। जीर्ण पत्तियों के गिर जाने पर स्थायी पर्णाधार परमानेंट लीफ बेसिस स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल है खजूर, फोइनिक्स सिल्वेस्ट्रिस पाम। ताड़ है, एक नारियल है कोकोस न्यूसीफेरा कोकोनट। अब लास्ट है संधि स्तंभ, संधि स्तंभ कलम। तो इस प्रकार के वृक्षों का तना अशाखित होता है, अनब्रांच होता है तथा सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है, परंतु इनके तने में विभिन्न स्थानों पर गांठें पाई जाती हैं, जैसे कि डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस कलम। अब डाइवर्सिटी इन नेचर ऑफ वीक स्टेम, दुर्बल तनों की प्रकृति के आधार पर विविधता। तो इस पे क्वेश्चन आता है, ये आगे अपन कल कंटिन्यू कर लेंगे। तो क्या क्वेश्चन इसमें बनता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये अपन बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, आवृत बीजी पौधों की आकारिकीय विविधताओं का वर्णन कीजिए, तने के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कीजिए। ये भी बता दिया मैंने। पौधों में वृक्ष स्वभाव की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या कीजिए, ये बताना जरूरी है। पौधों में वृक्ष स्वभाव की उत्पत्ति कैसे हुई एवं विकास का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये और अति लघु मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मोनोकार्पिक पौधों को परिभाषित कीजिए, आरोही पौधों को परिभाषित कीजिए, सबसे छोटे आवृत बीजी पौधे का नाम लिखिए, ये अपन कर ही चुके, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा सभी को बता दूं, अब सैटरडे को भी क्लासेस लगेगी बेटा, सैटरडे को भी क्लासेस लगा करेंगी, ठीक है। सैटरडे को भी